मैं जैसे मान लो कि इसमें से जो ट्रायंगल्स है सारे के सारे ट्रायंगल्स अगर रिमूव कर दूं तो इसका एक कुछ पार्ट बच जाएगा, और वो जो सारे के सारे ट्रायंगल्स है वो सेपरेट हो गए, उनको हम लोग अलग से क्लासिफाई कर लेंगे। तो बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अलग से ये ट्रायंगल बाहर निकल करके आ जाएंगे, इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, जो सर्कल बनाए हुए हैं इनको सेपरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ ये सेपरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो रेड रेड कलर के तुमको दिख रहा है गोले टाइप के, ये हो जाएंगे सारे के सारे लिपिड्स के हेड, और इनके जो येलो कलर में, येलो कलर अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो इनके जो येलो कलर में पैर निकले हुए तुमको दिख रहा है, ये सारे के सारे हो जाने वाले उनके टेल्स। नेक्स्ट, ठीक है, तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल जो था इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था, ठीक है। आज हम लोग का यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करना है, तो देखते चलो वन बाय वन हम लोग एक एक पार्ट को, उसके आउटर मोस्ट लेयर से लेकर के पूरे इनर लेयर तक एक एक पार्ट को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक। तो पहले एक इमेज देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने एक्चुअल टॉपिक पे उतरते हैं। और एक चीज कोशिश करना, क्योंकि देखो थ्योरेटिकल चीजें बहुत ज्यादा हम लोग को लिखना रहता है, कोशिश करना थोड़े फास्ट लिख पाओ। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो। ठीक, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में ये बुक दिया हुआ रहेगा, सॉरी एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ रहेगा, इसको एक बार ठीक से ऑब्जर्व कर लो। क्लियर? देखो अभी मैं इस डायग्राम के बारे में तुमको कुछ नहीं बता रहा, हम लोग वन बाय वन इसके सारे पार्ट्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तब तुमको आइडिया लग जाएगा भाई कि कौन सा पार्ट किसको बोला जा रहा है। एनसीईआरटी का ये डायग्राम दिखाने का बस मतलब इतना है कि इस डायग्राम को के लेबलिंग को तुमको अच्छे से याद रखना है, अभी इसको याद मत करो, अभी इसको देखने का भी नहीं है तुमको। जब हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे, उसके बाद इसका जो लेबलिंग है इसको एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में एनसीईआरटी के डायग्राम्स दे जाते हैं और उनके लेबलिंग के लिए छोड़ दिया जाता है स्पेस, तो ये भाई तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये डायग्राम को अभी से मैं बोल दे रहा हूं इसी वजह से, ताकि बाद में दिमाग में ना उतरे, और क्योंकि हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे, अभी करोगे तो अभी तुम्हारा कोई मतलब का नहीं निकलने वाला, एक बार डिटेल में पूरा कर लो कंप्लीट, उसके बाद फिर जब लेबलिंग के साथ डायग्राम प्रैक्टिस करोगे तो वो अच्छे से तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये था हम लोग का यूकैरियोटिक सेल, इसमें तुम्हारे एक ये एनिमल सेल के बारे में बताया गया है, और ये हो जाएगा एक प्लांट सेल के बारे में। बेसिक अगर इनका डिफरेंस बोलोगे, मतलब कि मेजर किस टाइप से हम लोग इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर ये बोलोगे तो इसमें सेल वॉल नहीं होते, इसमें सेल वॉल होते हैं। क्लियर? उसके बाद इसमें एक क्या बोलना चाहिए, एक प्लास्टिड अलग से मिलता है, एनिमल सेल में वो नहीं मिलने वाला रहेगा। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है, और आगे के जो इसके डिफरेंसेस जो रहेंगे वो हम लोग आगे में डील करने वाले हैं, अभी सिर्फ इतना ही दिमाग में बिठा करके चलो, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो हम लोग अब सीधे उतरते हैं अपने यूकैरियोटिक सेल पे। हेडिंग लगाओ आज के लिए, यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? यूकैरियोटिक सेल, देखो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो न्यूक्लियस के बेसिस पे, और इसी बेसिस पे इनको दोनों को क्लासिफाई किया गया है। उनमें जो थे वो न्यूक्लियस वो वेल डिफाइंड नहीं थे, इनके न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होते हैं, लिखो इस पे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। क्लियर? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। बुक सामने में रखो, बुक सामने में रखो, जो भी मैं बोलूंगा देखने के लिए उसको तुमको बुक से फिर ऑब्जर्व करना है। अब ध्यान देना, जहां पे तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट हुआ है वहीं पे तुमको एक और स्टेटमेंट देखने के लिए मिल जाएगा, उसी पैरा में भी सेकंड लाइन में, तो उस पे लिखा हुआ रहेगा भाई कि सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स जो रहते हैं इनमें कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलता है, ठीक है। तो एक इसमें लिखते हैं having extensive compartmentalization। क्लियर? अंडरलाइन मार लेना बुक में भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब समझो कंपार्टमेंटलाइजेशन जो यहाँ पे वर्ड आया हुआ है इसका मतलब क्या होगा। जैसे मान करके चलो कि एक एक डब्बा लिए, एक डब्बा लिए, ठीक है, एक डब्बा लिए, इसमें पूरा पानी भरे हुए हो, इसमें पानी भरे हुए हो। क्लियर? अब पानी भरे हुए हो उसमें अब कुछ कंकड़ डाल दो,
कुछ कंकड़ डाल दो, कुछ प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स डाल दो, कुछ मेटल्स के टुकड़े डाल दो, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें मिक्सअप हो जाएंगे भाई। तो जैसे मान करके चलो कि इसमें वेट, इसमें पानी भरा हुआ है, क्लियर, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें ये अलग अलग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लियर, अलग अलग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ध्यान दो, जैसे मैंने इस पे एक पिंक सर्कल बनाया हुआ है, एक येलो सर्कल बनाया हुआ है, और इसमें फ्लूइड जो कंटेंट है, जो वाटर है, वो ब्लू कलर में तुमको अपीयर हो रहा होगा, क्लियर, और एक ग्रीन कलर में ट्राइंगल बनाया हुआ है, ये तो दिख रहा होगा भाई, हाँ ठीक है, विजिबल है। अब ध्यान देना, मैं जैसे मान लो कि इसमें से जो ट्राइंगल्स है, सारे के सारे ट्राइंगल्स को अगर रिमूव कर दो तो इसका एक कुछ पार्ट बच जाएगा, और वो जो सारे के सारे ट्राइंगल्स है वो सेपरेट हो गए, उनको हम लोग अलग से क्लासिफाई कर लेंगे। तो बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अलग से ये ट्राइंगल बाहर निकल करके आ जाएंगे, इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, जो सर्कल्स बनाए हुए हैं इनको सेपरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ ये सेपरेट हो जाएगा। ये सारे सेपरेट होने के बाद फिर सिर्फ फ्लूइड जो है ये अलग से बचेगा, क्लियर है। और उसके बाद ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर फिर हम लोग इसको फ्लूइड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि हर एक पार्ट को हम लोग अलग अलग से सेपरेट कर सकते हैं यूकैरियोटिक सेल में। और जैसे मान करके चलो ये एक पूरा मिल करके एक तुम्हारा पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, ये किसी ना किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने वाले रहेंगे, तो ये तो होगा भाई सेपरेट। तब के केस में इसको हम लोग एक कंपार्टमेंट मान सकते हैं, इसको हम लोग एक कंपार्टमेंट मान सकते हैं, इसको हम लोग एक कंपार्टमेंट मान सकते हैं, क्लियर। और जो फ्लूइड यहाँ पे कंटेंट रहेगा उसको हम लोग एक कंपार्टमेंट मान सकते हैं। तो कंपार्टमेंट बोलने का मतलब तुम स्पेस मत समझना है, तो कंपार्टमेंट बोलने का मतलब सेपरेट थिंग्स, ये एज्यूम कर सकते हो अभी फिलहाल के लिए इसके केस में, क्लियर है। तो सेपरेट थिंग्स याद करो, जब हम लोगों ने यूकैरियोटिक सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल जब कवर किया हुआ था, उसमें हम लोगों ने देखा हुआ था कि जितने भी पार्ट्स प्रोकैरियोटिक सेल के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं, किसी को भी सेपरेट कर पाना पॉसिबल बोलने का मतलब बहुत आसान तो होगा ही नहीं, क्योंकि उनके वेल बाउंडेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है, ठीक है, वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स उसमें होते ही नहीं, जिनकी वजह से उनको सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। यहां पे ये कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल की वजह से होता है, मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो रहते हैं ये उनको बाकी सराउंडिंग से सेपरेट बना लेते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक केस में ना उस पे न्यूक्लियस था, ना ही उस पे जो राइबोसोम था उस पे कोई मेम्ब्रेन था, तो वो सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स या फिर जो पार्ट्स थे उसके, वो उसमें स्कैटर्ड थे, घुले मिले थे, क्लियर। जैसे पानी में इंक घोल दोगे तो वो किस टाइप से मिल जाएगा उस पे, इस टाइप से उसमें घुले मिले थे, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के केस में क्या होता है कि स्पेसिफिक कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कि पार्ट जो रहेंगे ये सेपरेट हो जाएंगे। अब इसको मैं फ्लो चार्ट बना करके बताता हूं, एक बार ध्यान से देखते हुए चलो, एक मिनट, हाँ ठीक है, चलो भाई। तो इसका हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट को ध्यान से समझना। जैसे हम लोगों ने ले लिया पहले सेल, ठीक, सेल ले लिए, सेल में से जैसे सेल को अगर हम लोग कंप्लीट अगर मान करके चले तो प्लांट सेल को कंप्लीट मान सकते हैं, क्योंकि उनमें एक सेल वॉल एक्स्ट्रा और एक पार्ट प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में दिखाई नहीं देता। तो जनरली अगर सेल का डीप स्टडी करना है तो भाई उसके सारे पार्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा, और प्लांट सेल की स्टडी करने में हम लोग को सेल वॉल के बारे में पता चलता है, जो कि एनिमल सेल के बारे में तुमको नहीं दिखने वाला होगा, ठीक है। तो जनरली जब हम लोग प्लांट्स के बारे सॉरी सेल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले रहेंगे, तो मोस्टली केसेस में वो प्लांट सेल ही होने वाला होता है, क्योंकि बाकी सारे ऑर्गेनल्स के फंक्शंस वो तो तुमको सिमिलर दिखने वाले रहेंगे, बट थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है उसी में जो डिसिमिलैरिटी दिखता है उसी के बारे में हम लोग को जानना है भाई, क्लियर। और एक्स्ट्रा चीजें जो रहता है ये प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में एक्स्ट्रा चीजें नहीं मिलने वाला। ध्यान दो, सेल में से अगर हम लोगों ने सेल वॉल निकाल दिया, क्लियर, सेल में से अगर हम लोगों ने सेल वॉल रिमूव कर दिया, तो फिर उसमें जो पार्ट बचता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, क्लियर, तब हम लोग उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब ध्यान देना, प्रोटोप्लास्ट में से हम लोग अगर सारे नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि सेल में बहुत सारे नॉन लिविंग मटेरियल भी प्रेजेंट होंगे, क्लियर, क्योंकि भाई हम लोग जो फूड मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से ग्लूकोज जा रहा है, उसके अलावा और भी बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होंगे, तो ये सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स है। अगर इन सबको रिमूव कर दिया जाए, माइनस ऑल नॉन लिविंग थिंग्स,
तब जो सेल का पार्ट बचने वाला रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लास्ट है, ये प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स को निकालने के बाद जो पार्ट बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ध्यान देना, सारे नॉन लिविंग थिंग्स रिमूव कर दिए गए हैं। बोलने का मतलब ये जो पार्ट है ये कंप्लीटली लिविंग होने वाला होगा, ठीक है। यही पार्ट जो रहता है ये तुम्हारा कंप्लीटली लिविंग दिखने वाला होगा। आगे प्रोटोप्लाज्म के बाद जब इसमें से हम लोग न्यूक्लियस भी बाहर निकाल दिए, न्यूक्लियस भी बाहर निकाल दिया, तो जो बचता है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर? देखो सारे के सारे पार्ट्स कैसे कंपार्टमेंट के जैसे सेपरेट होते जा रहे हैं। क्लियर? तो इसी को बोला जाता है कि यूकैरियोटिक सेल जो रहते हैं इनमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो इसी को बोला जा रहा है, यही है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से हम लोग फिर रिमूव कर देंगे, यहां से माइनस अगर कर दो न्यूक्लियस, अच्छा न्यूक्लियस नहीं, हाँ न्यूक्लियस। इसके बाद फिर सेल ऑर्गेनल, देख लेना भाई, उसको कंप्लीट कर लेना। सेल ऑर्गेनल्स हो गया, यहां पे अगर इसको सेल ऑर्गेनल्स रिमूव कर दिया जाए तो जो बचता है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल। तब हम लोग इसको बोलते हैं साइटोसोल। क्लियर? तो भाई ये है पूरा उसका कंपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। सेल का कंपार्टमेंटलाइजेशन इस टाइप से होता है, ठीक है। चलो इसके बाद एक और पॉइंट लिखना है जल्दी। एक तो ये पॉइंट हो गया, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड, हाँ ये लिखो इस पे, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। अब ध्यान देना यहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल तुमको पता है कि अब जब भाई कहीं पे अगर दूसरे क्लासेस कर रहे होगे, स्कूल में भी अगर तुम्हारे क्लासेस स्टार्ट हो चुके रहेंगे तो पहले दूसरे चैप्टर को तो आराम से पढ़ चुके रहोगे अब तक, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर हो चुका रहेगा मोस्टली, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स बोलने का मतलब इनमें जनरली कौन कौन से सेल्स आते हैं, ये तो उधर ही आइडिया मिलता है भाई, ठीक है। तो चलो भाई मैं लिख दे रहा हूं, जिसको जिसको याद था बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पढ़े हुए हो वो यहीं पे याद कर लो, क्योंकि इसको हम लोग को फिर स्टार्टिंग के चैप्टर्स में कवर करना ही है। और जो लोग पढ़े हुए हो और उनको याद नहीं है तो भाई तुम्हारा पढ़ाई फिर भगवान के भरोसे में। देखो यूकैरियोटिक सेल जो रहते हैं जनरली इनमें क्या क्या आते हैं अगर बोलोगे तो एक तो आ जाएंगे भाई पूरा का पूरा प्लांट किंगडम, क्लियर, एक आ जाएगा पूरा एनिमल किंगडम, ठीक है, क्लियर। इसके बाद फिर हम लोग इसमें देखते हैं प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा ग्रुप हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा इसमें से फंजाई ग्रुप। ये सारे के सारे होते हैं भाई यूकैरियोटिक सेल्स में। चलो इसको और क्लासिफाई नहीं करते हम लोग, इसको स्टार्टिंग के चैप्टर्स में देखेंगे, तुम्हारे लिए हैवी हो जाएगा। जो लोग पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए तो फिर इजी हो जाएगा, जो लोग नहीं पढ़े हुए उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर से रिलेटेड हम लोग ये चीजें यहाँ पे रखते हैं, और बाकी जो भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में उसको कवर करेंगे। चलो भाई ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो जल्दी फटाफट, जल्दी नोट डाउन करो इसको फटाफट। फिर हम लोग उतरेंगे सेल के एक एक पार्ट्स पे। सबसे पहले हम लोग इसके आउटर स्ट्रक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। पहले सेल मेम्ब्रेन देख लेंगे फिर सेल वॉल देखेंगे, जल्दी 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 फटाफट। डन डन, गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। फिर से रिमाइंड करवा तो तुमको नोट्स प्रॉपरली बनाया करो। हो सकता है इतने इससे ज्यादा एलिमेंट्स तुमको और कहीं पे बताए हुए रहेंगे, हो सकता है इतने भी एलिमेंट्स ना बताए गए रहेंगे, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे जिसको अगर बार बार लिखोगे, भाई बायोलॉजी ऐसा है कि तुम जब तक उसको बार बार लिखोगे नहीं, बार बार उसको रिवाइज नहीं करोगे, याद नहीं होता, ये बहुत जल्दी दिमाग से उतरता है, ठीक है। तो नोट्स प्रॉपरली बनाओ, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें से सेल के हर एक पार्ट को। सबसे पहले में हम लोग देखेंगे इसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बारे में लिखा हुआ था एक लाइन पहले भी, फिर से एक बार इसको लिख लो, एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म।
एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? अब ध्यान देना है, यहां जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्कवरी किया गया था, ये सबसे पहले इसका बढ़िया तरीके से स्टडी जो किया गया था और डिटेल जो निकाला गया था, ये था ह्यूमन का ही रेड ब्लड सेल। तो लिखना फर्स्ट ऑब्जर्व ह्यूमन आरबीसी सेल्स। ठीक है, हम लोग का जो आरबीसी रहता है, इसी में सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब ध्यान देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करने के बाद भाई इसके तो बहुत सारी चीजें पता चला हुआ रहेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कौन कौन से टाइप के फंक्शंस कर पाता है। ठीक है, क्योंकि अगर उसके कॉम्पोजिशंस पता चल जाएंगे भाई, तो वो उनके फंक्शंस भी फिर पता चल जाने वाले रहेंगे। तो इस बेसिस पे देखोगे, वन बाय वन इसको हम लोग डील करते हुए चलते हैं। ध्यान देना, जब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी किया जा रहा था, तो ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी इसका स्टडी किया हुआ रहेगा। जिनको भी इनके इसके बारे में थोड़ा सा भी पता चला हुआ रहेगा कि नहीं भाई, सेल के बाहर में एक आउटर कवरिंग होता है, उसके बारे में भी हमको जानना है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह परफॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है, उनके भी बहुत सारे एक्टिविटीज हो रहे होंगे, तो वो किस टाइप से होंगे, इन सब चीजों को जानने के लिए इसका डिटेल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट था। और ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी या एक ग्रुप मिलकर के इसका सिर्फ स्टडी कर रहे हो, बहुत सारे लोग मिलकर के इसका स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, तो समझो ध्यान से, बहुत सारे लोग स्टडी कर रहे थे, तो जिसमें से जिनका, उन सारे स्टडीज में से जिनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया, उनका नाम पहले देखते हैं और उनका थ्योरी पहले देखते हैं। तो ध्यान देना, मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर मॉडल लिखो। ठीक, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो था, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्लियर? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किसने किया हुआ था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो ये हो जाएगा भाई सिंगर एंड निकोलसन। अच्छा, पूरा लिखो डिटेल में, प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। क्लियर? सिंगर एंड निकोलसन। ईयर कौन सा था अगर बोलोगे तो ये हो जाएगा भाई 1972। 1972 में इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया हुआ है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए है। ठीक, अब ध्यान देना, यहाँ पे फ्लूइड और मोज़ेक, यहाँ पे दो वर्ड्स आए हुए हैं, अब इनका भी स्पेसिफिक मीनिंग है, ध्यान दो। अच्छा, नेक्स्ट पेज में बनाते हैं भाई, वेट, तुम लोग अपने कॉपी में ही बनाओ, क्योंकि मुझे उसका फ्लो चार्ट बनाना है और उसको और डिटेल भी करना है, इसी वजह से मैं इसको नेक्स्ट पेज में बनाता हूं। ध्यान देना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इसमें जो फ्लूइड वर्ड आया हुआ है, ये स्पेसिफिक एक चीज को या स्पेसिफिक कंपोनेंट को ये डिस्क्राइब करता है। फ्लूइड जो वर्ड यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा लिपिड के लिए। क्लियर? और मोज़ेक जो यहां पे दिख रहा है, ये हो जाएगा भाई प्रोटीन के लिए। क्लियर? तो जब पहला मॉडल प्रपोज किया गया था, तो उसमें यह ऑब्जर्व किया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। अभी पहले थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, इनके बारे में फैक्ट देख लेते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर में बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे। तो लिपिड हो गया भाई, और ये एक प्रोटीन हो गया। अब ध्यान देना, लिपिड जो रहता है, इसका स्ट्रक्चर अगर कैसा होता है, अगर ये बोलोगे तो एक सिंगल लिपिड हम लोग लेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो इस टाइप से होने वाला रहता है, जिसमें कि हम लोग ये अपर पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। क्लियर? और ये लोअर पार्ट जो रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेल। ठीक है? ठीक है, अब अपर पार्ट को बोल रहे हैं इसमें से हेड, लोअर पार्ट को बोल रहे हैं इसमें से टेल। हेड जो रहता है, हेड जो होता है, ये जैसे मान करके चलो, अच्छा एक चीज और बता देता है पहले, फिर समझ में आएगा। ये तो हो गया भाई लिपिड। अब इसमें से बोल क्या रहा है, ये लिपिड जो रहता है ये बाई लेयर्ड होता है, लिपिड बाई लेयर्ड।
अब देखो बाई लेयर जो है इसमें कैसे दिया हुआ है, ये इस टाइप से हो गया, ये मैं चेन बना रहा हूं, ये लिपिड का पूरा चेन है, ठीक है। देखो अब ये तो भाई हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इस टाइप से पूरा अरेंज होकर के रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका ये आउटर पार्ट हो जाएगा, क्लियर, और इसका ये नीचे साइड जो है ये उसका इनर पार्ट हो जाएगा। भाई ये तो पूरा का पूरा सराउंड रहेगा, अब उतना ड्रॉ कौन करे, यही लेयर को पूरा ऐसा घुमा लो इस टाइप से, क्लियर। तो ये इसका इनर लेयर हो जाएगा और ये उसका आउटर लेयर, ये हो जाएगा उसका बाहर, ये हो जाएगा आउटसाइड, ठीक है, और ये हो जाएगा इनसाइड सेल का, क्लियर। अब ध्यान देना, सेल का इनसाइड हो या फिर सेल का बाहर हो, सेल का इनसाइड लो या फिर सेल का आउटसाइड लो, दोनों ही पार्ट्स में तुमको वाटर देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। सेल के इनसाइड में भी वाटर अवेलेबल रहेगा, सेल के आउटसाइड में भी वाटर प्रेजेंट होने वाला है। तो भाई दोनों ही साइड में जो वाटर है, ये जो हेड है ये वाटर के टुवर्ड्स है, दोनों ही साइड में देख लो, ये बाई लेयर हो गया, एक लेयर ये, एक लेयर ये, इसका भी हेड जो है ये वाटर के साइड में, इसका भी हेड जो है ये वाटर के साइड में, क्लियर। तो हेड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक बोलने का मतलब ये वाटर के साथ, ये इसको वाटर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, ये वाटर के टुवर्ड्स, मतलब कि वाटर का इस पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। वहीं अगर टेल की बात करो तो देखो टेल, टेल जो है ये इस टाइप से अंदर साइड में है, ये बाहर हो गया इसका सेल का आउटसाइड, और ये नीचे आ जाएगा इसका सेल का इनसाइड। तो बीचों बीच जो इसका टेल दिख रहा है वो तो वाटर के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। तो टेल जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से दूर हो, और हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर के साथ में हो, मतलब कि जो वाटर के साथ मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हेड जो रहेगा ये हाइड्रोफिलिक होता है, क्लियर, और टेल जो होगा ये हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है। ध्यान देना, हेड जो रहता है इसको हम लोग एक और बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे पोलर। जो भी चीज वाटर के साथ या वाटर के तरफ होगा या वाटर के साथ में रिएक्ट कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं भाई पोलर, सीधी सी बात, ठीक। केमिस्ट्री में इसके बारे में और डिटेल देखेंगे। और जब जाहिर सी बात है अगर पोलर हो जाएगा तो टेल कैसा बन जाएगा, यहां से नॉन पोलर, ठीक। तो ये है लिपिड, लिपिड आगे इतना समझ में। अब ध्यान देना, लिपिड जो है, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा और डिटेल लिखना है, मैं इसको साइड कर देता हूं। हाँ, तो अब ध्यान देना इस पे, ये तो इसका डिटेल हो गया। अब मैं लिपिड के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, यहां पे देखो ध्यान से। लिपिड जो रहता है सबसे पहले तो ये बाई लेयर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये बाई लेयर्ड होता है। नेक्स्ट, जिस टाइप का लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है इसको हम लोग फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, और फॉस्फोलिपिड का जो नाम होने वाला है फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है। जो बुक में दिया हुआ है वही तुमको दिमाग में बिठाना है। तो इसमें कौन सा लिपिड हो जाएगा, लिपिड जो रहता है ये हो जाएगा फॉस्फोलिपिड, ठीक। और इसका नाम क्या होता है, ये हो जाएगा भाई, मतलब कि मोस्ट कॉमन, जो सबसे ज्यादा मेजरली सेल मेम्ब्रेन में देखने के लिए मिलता है, फॉस्फोलिपिड में से जो नाम आ जाएगा ये हो जाएगा फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है। ध्यान से इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो भाई, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दो, मैं यहां तक एक बार रिवाइज करवा देता हूं तो थोड़ा सा भेजे में जाएगा। सबसे पहले में हम लोगों ने देख लिया कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए सबसे पहला मॉडल प्रपोज किया गया था, उसमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था वो था फ्लूइड मोजैक मॉडल। किसने दिया हुआ था बोलने से, सिंगर एंड निकोलसन ने। कौन से ईयर में, 1972 में, क्लियर है, वो हो गया। उसके बाद फिर इन लोगों ने जो फ्लूइड और मोजैक जो दो वर्ड्स दिए हुए हैं, इसका भी स्पेसिफिक मीनिंग है। फ्लूइड जो है ये रिप्रेजेंट करता है लिपिड को, और मोजैक जो है ये वर्ड रिप्रेजेंट करेगा प्रोटीन को। अब लिपिड के बारे में सुन लो, लिपिड का स्ट्रक्चर जो रहता है ये हेड और टेल के फॉर्म में रहने वाला है। हेड जो रहता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होता है। तो हेड को हम लोग पोलर बोलेंगे और टेल को हम लोग इसमें से नॉन पोलर बोलेंगे। ये बाई लेयर फॉर्म में पूरे अरेंज होने वाले हैं, बाई लेयर फॉर्म में अरेंज होने वाले हैं। और साथ ही साथ में जो लिपिड हमारे
सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिपिड जो रहेगा वो हो जाएगा फॉस्फोलिपिड, उसमें से भी मोस्ट कॉमन क्या हो जाएगा यहां से, फॉस्फोग्लिसराइड। क्लियर, क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे देखो, ये एक, ऐसे समझो, जेली तो देखे हुए रहोगे, जेली तो पता ही होगा भाई। जेली को मैं इस टाइप से अरेंज कर दिया, जेली को मैंने इस टाइप से अरेंज कर दिया, और इस टाइप से जो ये ऊपर में लेयर बना हुआ है ये हेड है, और इस साइड में आ जाएगा भाई ये टेल। इस टाइप से ये पूरे के पूरे अरेंज रहने वाले हैं। समझ में आ गया बात। अब ये जो लाइन है, ये लाइन एज्यूम मत करना, ये लाइन होता नहीं है वहां पे, खाली जितने हेड्स रहते हैं ये हेड्स मिल करके ऊपर का लेयर बनाएंगे, और नीचे के हेड्स मिल करके इनर लेयर बनाने वाले हैं। तो ये लाइन यहाँ पे तुमको अलग से और मेम्ब्रेन टाइप का दिखने वाला नहीं, वो मैंने तुमको एज्यूम करवाने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। क्लियर। तो इस टाइप से ये तुमको लिपिड का लेयर दिखने वाला है। बाई लेयर्ड हो गया भाई ये। अब ध्यान देना, इन्हीं लिपिड के लेयर्स में जो प्रोटीन होता है ये धंसा पड़ा रहता है, ये डूबा हुआ रहेगा। तो कुछ टाइप से इस टाइप से देख लो, ये एक टाइप का लिपिड हो गया, सॉरी प्रोटीन हो गया, एक प्रोटीन ये हो गया, एक प्रोटीन ये हो गया, और एक प्रोटीन मान लो ये हम लोग ले लिए। अब ध्यान देना, अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, ये मैं अच्छे से अगले वाले पेज में बताऊंगा फिर। देखो, तो यहां पे तुमको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें मैंने जो ऑरेंज कलर से ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे हैं प्रोटीन। तो लिपिड का तो ये बाई लेयर का पूरा स्ट्रक्चर बन गया। इसमें जो प्रोटीन होता है वो धंसा पड़ा रहता है। अब इसमें से भी ध्यान दो, ये जो प्रोटीन है जो ये तुमको बाहर बाहर में दिख रहा है, ये बाहर में ही लटके हुए हैं, ये अंदर में धंसे हुए नहीं है। ठीक है, तो जो बाहर में लटके हुए प्रोटीन रहते हैं इनको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर। ये जो बाहर में लटके हुए प्रोटीन रहते हैं, चाहे वो इनर साइड में हो चाहे वो आउटर साइड में हो, दोनों ही साइड्स के बाहर में लटके हुए प्रोटीन को हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, या फिर इसका दूसरा नाम होता है पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, इसको हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा भाई आउटर लेयर का प्रोटीन। दूसरा देखो, एक तो बरीड है, बरीड मतलब कि उसमें धंसा हुआ है दो टाइप का, एक तो ये आधा धंसा हुआ है, और ये जो है ये कंप्लीटली धंसा हुआ है। तो ये भी दोनों जो है ये बरीड मतलब कि इंटरनल प्रोटीन हो जाएंगे। इन दोनों को ही हम लोग बोलते हैं इंटरनल प्रोटीन। तो इंटरनल प्रोटीन यहाँ पे तुमको दो टाइप से दिख रहा होगा, एक जो है ये पार्शियली बरीड है, और दूसरा जो है ये कंप्लीटली बरीड है। ठीक है, ये जो कंप्लीटली बरीड दिख रहा है तुमको, और यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा पार्शियली बरीड। तो प्रोटीन जो है ये इस टाइप से दो टाइप से क्लासिफाई होते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये जो प्रोटीन का आप लोगों ने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, मेरे को बताओ, अगर तुमको ये प्रोटीन को निकालने के लिए बोला जाएगा तो भाई ये बाहर वाले प्रोटीन को आसानी से निकाल पाओगे, या फिर अंदर में जो धंसे पड़े प्रोटीन है उनको आसानी से निकाल पाओगे? जाहिर सी बात है, जो बाहर वाले प्रोटीन है उसको उनका एक्सट्रैक्शन जो है ये इजी होने वाला रहेगा, और जो बरीड प्रोटीन है इनका एक्सट्रैक्शन एज कंपेयर टू दिस, क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। क्लियर। तो ये जो हम लोगों ने प्रोटीन को क्लासिफाई किया है, ये ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है। आया बात इतना समझ में? तो ठीक है भाई, चलो अब इसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल लिखते हैं थोड़ा सा, फिर यही स्ट्रक्चर हम लोग अगले एक बार पहले देखेंगे, एक बार पहले इमेज देखेंगे, उसके बाद फिर या फिर पहले स्ट्रक्चर ही बना लेंगे फिर इमेज पे चलेंगे। देखो, तो प्रोटीन, प्रोटीन को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है। तो क्लासिफिकेशन इसके किस बेसिस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। अभी बताएंगे जो क्या बोलना चाहिए, इंटरनल प्रोटीन्स होते हैं वो आसानी से निकलते नहीं है, उनको निकालने के लिए हम लोग एक क्रूड मेथड का यूज करते हैं। क्रूड मेथड बोलने का मतलब एक कॉम्प्लेक्स मेथड का, जिसमें कि हम लोग डिटर्जेंट का यूज करते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट का यूज करके जो बरीड प्रोटीन होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो भाई वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन जो रहेंगे ये दो टाइप के हो जाएंगे। सबसे पहले वाले टाइप के प्रोटीन को हम लोग बोल रहे हैं एक्सट्रीम पेरिफेरल प्रोटीन, या इसी को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल लिख लो।
या इसी को बोलेंगे एक्सट्रिंसिक। ठीक है, और दूसरे को हम लोग बोल रहे हैं यहां पे इंटरनल प्रोटीन। क्लियर, या इसी को बोलेंगे इंट्रिंसिक, या इसी को इंटीग्रल प्रोटीन भी बोला जाता है। ठीक है, ये सब उसी के नाम है, भेजे में अच्छे से नाम को याद किया करो, क्योंकि तुमको किसी भी नाम से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब भाई तुमको इंटरनल प्रोटीन पता है, क्वेश्चन में दे दिया इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से, तुम्हारा भैया वहीं पे चकरा जाएगा कि भाई इंटीग्रल प्रोटीन अब होता क्या है। पता तुमको सारा कुछ रहेगा, लेकिन अब उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे। इसी वजह से बायोलॉजी में जितने नाम हो सकते हैं उतने को किया करो। चलो, अब पेरिफेरल प्रोटीन जो रहते हैं ये क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट प्रेजेंट एट आउटर आउटर सरफेस। क्लियर, कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली। कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली। क्लियर, इंटीग्रल प्रोटीन जो है, इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये, इसमें लिखेंगे पार्शियली और कंप्लीटली बरीड। इसका दो पार्ट ही कर लो भाई, पार्शियली बरीड और ये हो जाएगा एक कंप्लीटली बरीड। ठीक, एक हो जाएगा भाई पार्शियली बरीड, एक हो जाएगा कंप्लीटली बरीड। अब पार्शियली बरीड जो है ये आर पार तो निकल नहीं रहा है, ये जो है ये आर पार निकल जा रहा है, मेम्ब्रेन के आर पार निकल जा रहा है। तो जब भी आर पार कोई सा भी चीज निकल जाता है तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है ट्रांस। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन के आर पार निकला हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन। कंप्लीटली बरीड को हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया। अब इसके और भी तुम्हारे नाम होते हैं, पहले मैं नाम ही बता दे रहा हूं यहाँ पे, फिर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक तो बोलेंगे भाई ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये तो पता चल गया होगा कि ट्रांसमेम्ब्रेन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के आर पार निकल जाता है। ठीक है, सेकंड इसको हम लोग बोलेंगे टनल प्रोटीन। क्लियर, और इसी को बोला जाता है कैरियर प्रोटीन। अब ध्यान दो, मैं यहां पे तुमको बताता हूं। अच्छा, टनल है ना, टनल नहीं, टनल, टनल प्रोटीन, टनल जो आने जाने के लिए टनल होता है। ठीक है, और कैरियर बोलने का मतलब लेकर के जाने वाला। तो भाई ये तीनों काम करता है। एक तो एक तो ट्रांस मेम्ब्रेन है बोलने का मतलब मेम्ब्रेन के आर पार निकल गया। दूसरा टनल प्रोटीन है बोलने का मतलब ये जो है, अब देखो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर अभी बनाया हुआ था, जो प्रोटीन आर पार निकल गया था भाई उसके बीच के रास्ते से, अगर बीच में रास्ता हो तो बीच के रास्ते सब्सटेंसेस अंदर बाहर हो सकते हैं, तो ये टनल के जैसा बिहेव करता है। क्लियर, दूसरा चीज समझो, जब ये सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है या तो बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, तो ये दो टाइप से ट्रांसपोर्ट करेगा, अभी उसके बारे में भी डिटेल देखने वाले हैं। एक तो कुछ एलिमेंट्स को अंदर से बाहर करने के लिए एनर्जी को खर्च करवाने वाला होगा, और दूसरा बिना एनर्जी का यूटिलाइज करवाए चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये अलग अलग टाइप से ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। तो जिनसे एनर्जी का खर्चा करवाता है ये, उनको कैरी करके ये बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर लेकर के जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग कैरियर प्रोटीन भी बोलते हैं। समझ में आ गया इतना? क्लियर। एक डेटा तुम्हारा छूट रहा था, जो ये लिपिड और ये प्रोटीन है, इनका परसेंटेज भी तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। लिपिड का परसेंटेज दिया हुआ है 52%, और प्रोटीन जो रहता है भाई ये हो जाएगा 40%। ठीक, ये रेशियो भी तुमको दिमाग में बिठा करके रखना है। अगर इसको रेशियो के फॉर्म में दिया तो 52:40 हो जाएगा। रेशियो के फॉर्म में देगा तो 52:40 हो जाएगा। परसेंटेज के फॉर्म में देगा तो फिर 52% और ये हो जाएगा भाई 40%। तो दोनों ही फॉर्म में तुमको इसको दिमाग में बिठा करके रखना है। ठीक है, क्लियर। चलो इतने को नोट डाउन करो जल्दी फटाफट, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे और फंक्शंस देखेंगे।
जल्दी करो, जल्दी, इतने को नोट डाउन करो, फिर स्ट्रक्चर के साथ में इन सभी चीजों को मैं तुमको रिवाइज करवा दूंगा। ये जो पेज बना रहे हो जहां पे भी, इसके लिए स्पेस खाली रखना। अभी हम लोग इसके बारे में और डिटेल डील करने वाले हैं, उसको ला करके यहीं पे चिपकाओगे। अभी बोलूंगा, लिखवा भी दूंगा, कुछ समझ में आएगा नहीं, तो स्पेस खाली रखना है यहाँ पे, मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं यहीं पे ला करके लिख दूंगा। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा थोड़ा डिटेल हम लोग को देखना है आगे में। हो गया, हो गया होगा भाई। अब देखो, ये जो स्टडी इतना पॉसिबल हो पाया है, ये किसके वजह से हो पाया, इसके बारे में मैंने तुमको पहले ही बताया था। माइक्रोस्कोप जो थे ये डेवलप हो रहे थे धीरे धीरे करके। सेल्स का स्टडी हुआ, सेल्स के फिर ऑर्गेनल्स के स्टडी हुए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी हुआ। तो भाई ये सब कंप्लीट जो स्टडी हम लोग को अभी करने के लिए इजी पड़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इंट्रोड्यूस होने के बाद से ये पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो ये सारे स्टडी इतने बेहतरीन तरीके से हम लोग तभी कर पाए हैं जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका था। क्लियर इतना? ठीक है, चलो भाई, तो अब हम लोग, अच्छा, डन डन, गुड, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में हम लोग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये होता कैसे है। आरबीसी कहां लिखे थे? हाँ, ह्यूमन आरबीसी। और इसका, इसी आरबीसी सेल का केमिकल स्टडी किया गया था पहले, जब ये जो अभी स्ट्रक्चर सिंगर और निकोलसन ने प्रोवाइड किया हुआ है, ये बाय केमिकल स्टडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसमें लिखना, बाय द केमिकल स्टडी ऑफ मेम्ब्रेन। आरबीसी का ही मेम्ब्रेन है। ठीक, इसका इन लोगों ने केमिकल स्टडी किया हुआ था। अब ध्यान देना, आगे चल करके जब डेवलपमेंट और अच्छे से होना चालू हो गया, और जब डेवलपमेंट होना चालू हो गया, तब के केस में इन्हीं इन्हीं का, पहले तो ये केमिकल स्टडी किया हुआ है, अब आगे चल करके इनके बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया। बोलने का मतलब, अब बायो केमिकल दोनों को मिलाने के बाद उसका पहले तो ये स्टडी किया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन बोलने का मतलब और डीप स्टडी हो जाएगा उसमें से। ठीक है, तो आफ्टर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन और भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में पता चला जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन करता है। ठीक है, जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन करता है। तो चलो भाई, अब हम लोग आफ्टर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, नेक्स्ट हेडिंग लगाना, आफ्टर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। It was observed that plasma membrane contains अभी तक हम लोगों ने दो चीजें देखा हुआ है, एक तो लिपिड हो गया और दूसरा हम लोगों ने देखा हुआ है प्रोटीन। उसके अलावा इसमें और भी चीजें प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन शुगर या कार्बोहाइड्रेट लिख लो, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल। ठीक, ये और दो चीजें यहां पे और इन्वेस्टिगेशन से पता चला भाई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है इसमें कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो अभी के लिए तो फिलहाल देखो, ये जो स्ट्रक्चर ये किस टाइप से बन करके आएगा।
हो सके तो साथ साथ में निपटाते चलो जल्दी। ठीक है भाई, इतना ही बहुत है। अब एक लेयर नीचे से बनाना पड़ेगा भाई अब। हो गया। तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा लिपिड लेयर, लिपिड का लेयर। ठीक है, ये हो जाएगा लिपिड का लेयर। अब ध्यान दो, इस लिपिड लेयर में अब हम लोग को बनाना है यहां पे प्रोटीन। ठीक, लिपिड लेयर हो गया। लिपिड लेयर में ये जो प्रोटीन्स हैं ये धंसे पड़े। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पे, इसके अलावा, इसके अलावा इसमें प्रेजेंट था भाई कोलेस्ट्रॉल। तो ये बीच बीच में हम लोगों ने कोलेस्ट्रॉल बना दिया। ठीक है, ये बीच बीच में हम लोगों ने कोलेस्ट्रॉल बना दिया। इसके बाद ध्यान देना, इसके अलावा, इसके अलावा इसमें जो शुगर था या फिर कार्बोहाइड्रेट जो है ये चेन के फॉर्म में था। तो ध्यान से समझो, कुछ शुगर जो है वो प्रोटीन के साथ में थे, मतलब शुगर चेन, और कुछ शुगर चेन जो थे वो लिपिड के साथ में भी थे। तो भाई वो अलग अलग प्लेसेस में तुम्हारे प्रेजेंट थे। तो क्या हो जाएगा यहां से, अब देखो मैं यहां से अटैच करके बनाता हूं, ये चेन लाइक। ठीक है, ये लिपिड से जुड़े हुए हैं, इसमें जैसे बना लिए, ये हो जाएगा भाई प्रोटीन से जुड़ा हुआ, ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ शुगर चेन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलो अब सबको लेबलिंग करते हैं फटाफट। देखो ये हो जाएगा बाइलेयर्ड लिपिड। कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड। नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फोग्लिसराइड। फॉस्फोग्लिसराइड, दिमाग में पूरे छाप लो, बाइलेयर्ड लिपिड। क्लियर? ये हो जाएगा भाई एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या एक्सटर्नल प्रोटीन। पेरिफेरल लिखो भाई सीधा, पेरिफेरल प्रोटीन। क्लियर? ये भी हो जाएगा पेरिफेरल प्रोटीन। ये सेल का इनसाइड है, ये भी लिख लेना। और ये हो जाएगा बाहर साइड, सेल आउटसाइड। ठीक, ये जो चेन बनाया हुआ है ये हो जाएगा भाई ग्लूकोज या शुगर या कार्बोहाइड्रेट। ठीक, शुगर चेन या कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद फिर ये भी क्या है? प्रोटीन्स। तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटरनल प्रोटीन। ये दोनों इंटरनल प्रोटीन्स हो जाएंगे। और रेड कलर से जो हम लोगों ने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है ये हो जाएगा यहां पे कोलेस्ट्रॉल।
ठीक है, चलो इतने को भाई जल्दी से छापो, फिर हम लोग देखेंगे इसका एक 3D इमेज, उसमें तुमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, डन डन गुड। अब देखो इसके लिए 2-3 पॉइंट्स लिख लो। सबसे पहले तो इसका देखो स्ट्रक्चर जो है ये एसिमेट्रिक है, ठीक है। हर जगह पे ऐसे तुमको प्रोटीन देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा, जगह जगह पे प्रोटीन लगे हुए हैं, लेयर जैसे यहाँ पे प्रोटीन चिपका होता है, ये लेयर मोटा हो गया भाई, यहाँ का प्रोटीन नहीं है तो ये लेयर थोड़ा सा तो ये एसिमेट्रिक होता है, इसके लिए लिखो एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर। क्लियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है इसको हम लोग सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है, सिलेक्टेड चीजों को ही बस एंट्री करने देता है, ठीक है, सभी सभी चीजों को ये एंट्री करने नहीं देता है। अब मैं इसको थोड़ा सा तुमको पहले इमेजिन करवा देता हूं, फिर हम लोग इमेज देखेंगे, फिर वापस आएंगे। देखो ध्यान से, ये जो है एक्चुअली में फ्लूइड और मोजाइक बोल रहा है, तो मैंने तुमको बोला था कि पहले एक जेली एज्यूम कर लो, ये कैसा हो जाएगा, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। अब उसी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में तुम्हारे जो प्रोटीन्स और बाकी सारे मटेरियल्स हैं वो धंसे पड़े हैं अंदर अंदर। बात समझ में आ गया, क्लियर। तो इसमें ध्यान देना, ये जो लिपिड है, ये लिपिड है, ये लिपिड इस टाइप से मूवमेंट कर रहा है, मतलब वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, आगे पीछे भी जा सकता है, तो इस टाइप के मूवमेंट को हम लोग इसका फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं। इस टाइप के मूवमेंट को हम लोग इसका फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं। तो लिपिड कैसा मूवमेंट करता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो मैंने पिछले वाले में लिखने के लिए बोला था लिपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, कहां पे था ये, परफॉर्म फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब ध्यान देना, ये जो हम लोगों ने, कहां गया वेट, ये जो हम लोगों ने प्रोटीन बनाया हुआ है भाई, ये प्रोटीन ऊपर नीचे नहीं होता, प्रोटीन जो है ये ऊपर नीचे नहीं होता, प्रोटीन का मूवमेंट जो रहता है ये इधर और इधर ही सिर्फ होने वाला। तो इस टाइप के मूवमेंट को हम लोग लेटरल मूवमेंट बोलते हैं। तो प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट लिपिड करवाता है और खुद फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है। अब दूसरा एग्जांपल से समझोगे तो जनरली ये एग्जांपल तुमको मोस्टली जगह पे देखने के लिए मिल जाएगा। पानी ले लेना है, पानी में आइसबर्ग जैसे होते हैं, ठीक है, कैसे फ्लोट करते रहते हैं, क्लियर। और जब वो मूवमेंट करेंगे तो उसी पानी में वो या तो आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे या दाएं बाएं, इसी टाइप से मूवमेंट करते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते हैं, क्लियर, ऊपर नीचे नहीं होते। तो उस टाइप का मूवमेंट जो है इसको हम लोग लेटरल मूवमेंट बोलेंगे। बात समझ में आ गया। तो लिपिड खुद फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है और ये प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट करवाता है, ये खुद से थोड़ी घूमेगा भाई वहां पे, समझ में आया। तो क्योंकि ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी में या इसी के मोशन की वजह से इसमें मूवमेंट होगा। समझ में आ गया बात, क्लियर है। तो उसमें लिख लेना, इसका मूवमेंट लिख लेना लेटरल मूवमेंट। खुद से नहीं करता ना, खुद से नहीं करता, कॉज्ड बाय लिपिड लिख सकते हो। ठीक, तो भाई ये हो जाएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसके बेसिस पे सारे के सारे क्लासिक सॉरी सारे के सारे डिटेलिंग। अब मैं तुमको इसका एक 3D इमेज दिखाता हूं, उसके बाद फिर आज तो खैर टाइम हो जाएगा, आज और आगे का करने के लिए हो पाएगा नहीं। नेक्स्ट क्लास, अब देखो तुम्हारा क्लास रात को 8 बजे होने वाला है, हो सकता है हम लोग वीक में, मतलब वीक में तो पूरे सारे दिन फिर खाली ही है, 8 बजे तक का लास्ट क्लास होता है, उसके बाद फिर तुम्हारा ही टाइम होने वाला है। तो बीच में भी हम लोग वीक के बाकी डेज में भी जिस दिन मेरे को टाइम लगेगा बीच में भी हम लोग क्लासेस कर लेंगे, ठीक है, बीच में भी क्लासेस कर लेंगे। रात के 8:30 बजे तो आराम से वैसे भी फ्री रहोगे। देखो अब मैं यहां पे तुमको इसका एक इमेज बताता हूं, तो ये भाई समझ में आएगा अच्छे से।
हाँ, तो ये आरबीसी का स्टडी किया गया था, जिसमें कि उनको कुछ कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर्स दिखे हुए थे। ठीक, हालांकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब लिखा हुआ है। हम लोग जब जब इनिशियल फेज में स्टार्टिंग किया गया था तो इनके बारे में नहीं पता चला था, बाद में फिर इसके बारे में डिटेल पता चला। क्लियर? अब देखो भाई, ये हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो रेड रेड कलर के तुमको दिख रहे हैं गोले टाइप के, ये हो जाएंगे सारे के सारे लिपिड्स के हेड। और इनके जो येलो कलर में, येलो कलर अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो इनके जो येलो कलर में पैर निकले हुए तुमको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे हो जाने वाले हैं उनके टेल्स। नेक्स्ट, यहां पे ये जो तुमको इस कलर में दिख रहा है, ये हो जाएगा भाई प्रोटीन। ये देखो, ये कंप्लीटली बरीड है, मतलब कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई इंटरनल प्रोटीन, लेकिन ये ट्रांसमेम्ब्रेन नहीं है। ये हो जाएगा सरफेस प्रोटीन बोलो, या फिर क्या बोलते थे उसको, पेरिफेरल प्रोटीन बोलो, ये वही हो जाएगा, बाहर की तरफ है। दिख रहा है यहाँ पे एक को, हालांकि ये भी बाहर में ही है, ये इसमें लेबलिंग को इसका ध्यान मत देना, क्योंकि जो अंदर में दबा हुआ रहता है वो बरीड प्रोटीन ही होता है, इंटरनल प्रोटीन ही बोलते हैं दोनों। इतना समझ में आया? आगे देखो, यहां पे ये कार्बोहाइड्रेट्स का चेन बनाया हुआ है, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का चेन जो है वो प्रोटीन के साथ, ये वाला प्रोटीन सरफेस प्रोटीन में चिपका हुआ है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के चेन कहां गया? हाँ, ये जो येलो येलो कलर में दिख रहा है, ये डायरेक्टली चिपका हुआ है किससे? इससे, क्या बोलना चाहिए, लिपिड से। अब यहां पे एक चीज और ये ध्यान देना है तुमको, अगर शुगर या कार्बोहाइड्रेट चेन प्रोटीन के साथ में चिपका हुआ रहता है तो उसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, और अगर कार्बोहाइड्रेट का चेन लिपिड के साथ में जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। क्लियर? ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। तो दो नाम वहां पे और लिखो, दो नाम वहां पे और लिखो। शुगर प्लस लिपिड, ये हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड। और शुगर प्लस प्रोटीन, ये हो जाएगा भाई ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये दो नाम तुमको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। शुगर और प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। जाहिर सी बात है, जिसके जिसके साथ में ग्लूकोज चिपका हुआ रहता है, ग्लूकोज का ग्लाई वर्ड उसको जोड़ दिया जाता है। समझ में आ गया ये? ठीक है, आगे में अभी हम लोग को बायो में, केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे नाम दिखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा प्रोटीन, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा इंफॉर्मेशन। इतने में समझ में आ गया रहेगा सारा कुछ। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारे पार्ट्स क्लियर रहने वाले। देखो, ये वाले में, ये तो मैंने नेट से लाया हुआ है, एनसीईआरटी में इतना सारा कुछ डिटेल में है भी नहीं। तुमको उतने ही लेबलिंग करने हैं जितना तुम्हारे काम का है भाई, तुमको इतना ज्यादा कवर करना है। अब लेबलिंग एक ही चीज में सारे कुछ कर दोगे तो बाकी चीजों का भी तो याद करना है तुमको, तो उतना ही किया करो जितना तुम्हारे काम का हो, जितना तुम्हारे बुक में दिया हुआ हो। अब भी से पीएचडी करने बैठोगे तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो जितना तुमको मैं यहाँ पे करवा रहा हूं वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है अभी के लिए फिलहाल। तो ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो रहेगा ये तुम लोग का आज रात को तो होना है नहीं, ठीक है, हो सकता है कल रात को मैं तुम्हारा क्लास ले लूं, तो वो भी डिपेंड करेगा। अब पहले से मैं तुमको इन्फॉर्म कर देता हूं, ये इन्फॉर्मेशन तुमको जैसे 8:15 आसपास अगर क्लास होने वाला रहेगा तो आधा घंटा 45 मिनट पहले पता चलेगा। तो अगर घर में ही रहोगे तो भी ठीक है, नहीं भी रहोगे, बाहर में रहोगे तो आकर के मैसेज देख लेना, तब भी तुम्हारे पास 15-20 मिनट का टाइम बचेगा। ठीक है? ठीक है, तो उसके बाद ही तुम्हारा क्लास कंटिन्यू किया जाएगा। और आज का टाइमिंग जो था वो 3 बजे का था, क्योंकि ऑफलाइन वालों को मैंने दूसरे बैच में शिफ्ट कर दिया है। अगले वाले क्लास जो तुम्हारे बायो के रहने वाले रहेंगे वो रात में ही होने वाले होंगे अभी के लिए फिलहाल। ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही था। इतने को अच्छे से मेमोराइज करके रखो नेक्स्ट क्लास के लिए।